हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं एफ एम एस एम का डे 7। ठीक है, डे 7 पे है अपन। और आज हम पढ़ने वाले हैं आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। मतलब आप ये सीरीज जिस वजह से देख रहे हो, मैं ऐसा भी कह सकता हूँ। ठीक है, चैप्टर 2 के प्रैक्टिकल्स हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है। मैं बहुत स्लो ही पढ़ाऊंगा, कुछ कुछ चीजें रिपीट करूंगा आपके कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, और कोशिश करूंगा हर कैलकुलेशन बताने की। बट अगर आपके मन में डर बसा हुआ है, घर कर गया आपके अंदर, तो कॉन्फिडेंस देखो नहीं आएगा। वो आपके ऊपर है कि आप कितनी इसकी प्रैक्टिस करते हो, नंबर्स से कितना आप कंफर्टेबल होते हो, कितना आप डेसिमल में वर्किंग करने से कंफर्टेबल हो, बरोबर सीखने के लिए कितना रेडी हो, उसके ऊपर है। अगर आप रिजिड रहोगे कि नहीं भाई मैं तो ऐसे ही रहूंगा, तो फिर आपको कॉन्फिडेंस इस चैप्टर में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपके ऊपर है ये। मैं मेरे तरफ से पूरा दूंगा, हर चीज को एक्सप्लेन करूंगा, हर नंबर कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, फॉर्मूला क्या है, ये सब मैं मेरे तरफ से हर चीज आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन चैप्टर 6 का है, जो चैप्टर 2 में क्लासीफाई हो गया मुझसे। तो सबसे पहले हम वो पढ़ के उसको निपटा लेते हैं, और फिर एक एक टाइप वाइज में चैप्टर 2 के क्वेश्चंस आपको करवाता हूं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, ये चैप्टर 6 का है, डिविडेंड पॉलिसी, पर मैंने गलती से चैप्टर 2 में दे दिया है। ठीक है, तो इसको पहले निपटा देते हैं। और ये अपने आप में एक बहुत अलग क्वेश्चन था, अपने आप में एक ही बार आया है और अलग क्वेश्चन है। तो इस टाइप का रिपीट होने का चांस है, इस टाइप का रिपीट होने का चांस है। ठीक है, ध्यान दो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12। The cost of capital of firm is 12% and its expected earnings per share at the end of the year is 20 rupees. The existing payout ratio is 25%. The company is planning, ध्यान दो तो ये अलग है अभी, planning to increase its payout ratio to 50%. अभी तक सब में एक लेवल का डेटा दिया हुआ था, इसमें दो लेवल का डेटा दिया हुआ है, एक एग्जिस्टिंग और एक प्लान। पे आउट रेशो को बढ़ाने का प्लान किया गया है, और उस डिसीजन के वजह से प्राइस पे क्या इफेक्ट होगा ये आपको पूछा गया है। तो इसमें कुछ अलग भी नहीं है बहुत ज्यादा, आपको दो अलग अलग पैरामीटर्स के हिसाब से प्राइस निकालनी है, और आपको देखना है कि वो बढ़ रही है, कम हो रही है, क्या इफेक्ट हो रहा है, मतलब निकालना प्राइस ही है। एक पैरामीटर बस बदल रहा है, उसके वजह से प्राइस कितनी बदलेगी, बस ये आपसे पूछा गया। मतलब करना वो ही है, बस दो अलग अलग लेवल्स के लिए या दो अलग अलग पैरामीटर्स के लिए करना है। ठीक है, तो एक में पैरामीटर है 25% आपका पे आउट रेशो है, और दूसरे पैरामीटर में आपका पे आउट रेशो 50% है। बस करना वही है जो अभी तक आप करते आए हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। What will be the effect of this change on the market price of equity shares of the company as per the Gordon's model if the reinvestment rate of the company is 15%? मतलब R जो दिया है, R is 15%। बोलो, तो नॉर्मल गॉर्डन मॉडल का ही फॉर्मूला है। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है एक सिचुएशन में एग्जिस्टिंग में पे आउट रेशो 25% लेना है, और प्लानिंग वाला जो है जब आप इफेक्ट निकालोगे तब आपको पे आउट 50 लेना है। ठीक है, बोलो। तो फर्स्ट सिचुएशन में क्या होगा, पे आउट आपको लेना है 25%, और बस प्राइस निकालना है। बोलो क्या होगा, बोलो। नॉर्मल जैसे हम निकालते हैं, बोलो। पहले आप निकाल लो D1। D1 अब इसमें आपको डायरेक्टली अर्निंग पर शेयर दिया है, बराबर। एक्सपेक्टेड अर्निंग से नॉर्मली आप पे आउट रेशो से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका D1 ही आता है। ठीक है, तो D1 इज इक्वल टू E इंटू पे आउट रेशो। बोलो, E है 20 इंटू पे आउट है 25%, तो ये आएगा 5। और क्या निकालना है, G। बोलो जी कैसे निकलता है, बी इंटू आर। बी है आपका रिटेंशन रेशो। अब अगर आपका पे आउट 25 है तो रिटेंशन 75 होगा, 1 - पे आउट। ठीक है, तो आर सॉरी बी रिटेंशन रेशो इज इक्वल टू 1 - पे आउट। ठीक है, तो यहां आएगा वो 75% इंटू आर। आर कितना है दिया हुआ है, री इन्वेस्टमेंट रेट 15%। बोलो कितना आएगा, 15 इंटू 75%।
15 इंटू 75%, ठीक है, तो कितना आएगा 11.25%, ठीक है, परसेंट में ही आएगा। तो 15, ये जो परसेंटेज है ना, इसको 15 लो, उसको 15 लो, इंटू 75% कर दो, ठीक है, तो आपका जी जो है, ग्रोथ रेट जो है वो 11.25 आएगा। ठीक है, तो लगभग सब आपको मिल गया। बोलो P0 इज इक्वल टू D1 अपॉन KE माइनस G। बोलो D1 आएगा 5 अपॉन KE आपको दिया हुआ है 12% ऊपर, 12% माइनस G 11.25%। बोलो कितना आएगा? 12 माइनस 11.25, डिनोमिनेटर आएगा 0.75%, ठीक है, तो 5 डिवाइडेड बाय 0.75%, तो ये आ गया 666.67, ठीक है, ये प्राइस है, ठीक है। तो अगर आपका पे आउट रेशियो 25% है, तब आपकी मार्केट प्राइस कितनी आनी चाहिए एज पर गॉर्डन मॉडल? 666। अब जो उन्होंने चेंज दिया है कि पे आउट अगर मैं 50% कर दूं तो क्या होगा। अब पे आउट के वजह से क्या क्या बदलेगा ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पहला D1 बदल जाएगा। बोलो D1 का क्या फॉर्मूला है? E इंटू पे आउट। बोलो E है 20, वो सेम रहेगा, इंटू 50%, तो ये हो जाएगा 10। फिर ग्रोथ रेट भी चेंज हो जाएगा क्योंकि रिटेंशन रेशियो बदलेगा, पे आउट बदलेगा तो रिटेंशन भी बदल जाएगा। बोलो तो B इंटू आर। बी क्या है? रिटेंशन। अगर पे आउट 50% है तो रिटेंशन भी 50 च रहेगा, 50-50, तो 50% इंटू आर सेम रहेगा 15%। बोलो तो 15 इंटू 50% तो आएगा 7.5%। निकाल के देख लो। हाँ, बोलो P0 इज इक्वल टू D1 अपॉन KE माइनस G। बोलो D1 है 10, KE है सेम 12%, माइनस G है 7.5। तो पहले डिनोमिनेटर निकाल लो। 12 माइनस 7.5 वो आएगा 4.5%। 10 डिवाइडेड बाय 4.5% दैट कम्स टू 222.22। ये भी प्राइस है, ठीक है। पूछा क्या है? चेंज बताओ। तो चेंज क्या हो रहा है? प्राइस डिक्लाइन हो रही है 444.44, ठीक है, डिक्लाइन हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, डिक्लाइन हो रही है 444। आ रहा है ख्याल में? तो कुछ नया नहीं था, बस दो अलग अलग लेवल्स पे आपको इंडिपेंडेंटली प्राइस निकालना था बेस्ड ऑन द फैक्टर्स गिवन, और आपको उसका चेंज बताना है, ठीक है। लिखो। चलिए बढ़े आगे। आ रहा है समझ में? ठीक है, सेम गॉर्डन मॉडल ही अप्लाई किया है, कुछ भी नया नहीं किया है, बस पे आउट रेशो अलग लिया है, और पे आउट रेशो की वजह से सारे नंबर्स रिकैलकुलेट करने पड़ते हैं, ठीक है। और क्या क्या फैक्टर्स कांस्टेंट है, क्या क्या फैक्टर्स कांस्टेंट है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट है, वो नहीं बदला। री इन्वेस्टमेंट रेट यानी रेट ऑफ रिटर्न, वो भी नहीं बदला, ठीक है, ये दो में कोई चेंज नहीं हुआ है। और अर्निंग पर शेयर भी सेम है, ठीक है, सिर्फ पे आउट रेशो बदल रहा है, और पे आउट की वजह से ऑब्वियसली डिविडेंड बदलेगा, और ऑब्वियसली आपका रिटेंशन रेशियो भी बदलेगा, और उसकी वजह से ग्रोथ रेट भी बदलेगा, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। तो ये टाइप रिपीट हो सकता है, ठीक है, ये एक ही बार आया है, दिसंबर 19 स्टार्टिंग में बस एक बार आया था, उसके बाद नहीं आया है, ठीक है। चलिए अब आते हैं सर चैप्टर नंबर 2। आ जाइए चैप्टर नंबर 2 में। अब मैं आपका स्टार्ट करवाता हूं। चलो सबसे पहले थोड़े इजी क्वेश्चन करते हैं, यानी कि पे बैक मेथड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पे बैक मेथड काफी इजी होती है। आ जाओ। तो पे बैक पीरियड का पहला क्वेश्चन, आ जाओ। पहले इजी वाला करते हैं, 32। आ जाओ 32 पे आ जाओ। 32, क्वेश्चन 32 पे आ जाओ। क्वेश्चन 32। चलिए आ गए, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियो है तो आप पॉज कर सकते हो, जब भी आपको लगे मैं वेट नहीं कर रहा हूं, आप पॉज कर लो, वीडियो पॉज कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं, और स्क्रीन पे कुछ लिखना है
तो भी आप पॉज कर सकते हैं, ठीक है, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, जो भी है। चलिए 32 क्वेश्चन पे आ जाओ। मोहन पिज्जा लिमिटेड इज कंसिडरिंग परचेसिंग ऑफ अ पिज्जा ओवन। द एक्सपेक्टेड परचेस प्राइस इज 2,70,000। एनुअल एक्सपेक्टेड रेवेन्यू from the oven is 1,50,000 and the expected annual costs are 90,000 including 22,500 of depreciation. The investment has a payback period of approximately, बताओ क्या आएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि पेबैक पीरियड जो है वो कैश फ्लो देखता है, वो नेट प्रॉफिट नहीं देखता है, वो कैश फ्लो देखता है। तो कैश इनफ्लो, रेवेन्यू को तो आप इनफ्लो मान सकते हो, लेकिन एक्सपेंसेस में आपको दिया हुआ है कि डेप्रीसिएशन भी है, और जहां तक मेरा नॉलेज है डेप्रीसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, तो उसको आपको नहीं लेना चाहिए, मतलब आपको कैश एक्सपेंसेस ही लेने हैं। तो पहले आप कैश एक्सपेंस निकालो कि 90,000 आपका टोटल कॉस्ट है, जिसके अंदर 22,500 तो नॉन कैश है, तो माइनस कर लो, तो आपको क्या मिलेगा, कैश एक्सपेंसेस। फिर कैश रेवेन्यू में से कैश एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो नेट कैश फ्लो आपको मिलेंगे। नेट कैश फ्लो, जिसको आप इंक्रीमेंटल कैश फ्लो कहते हो, ठीक है, तो वो आपको यहां यूज करना है, ठीक है। बोलो सबसे पहले बताओ पेबैक पीरियड का फॉर्मूला क्या है। पेबैक पीरियड का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले वहीं से शुरुआत होगी। तो फॉर्मूला क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज एनुअल नेट कैश फ्लो। एवरेज एनुअल नेट कैश फ्लो, अगर आपके कैश फ्लो यूनिफॉर्म है, अगर आपके कैश फ्लो यूनिफॉर्म है, हर साल सेम है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, ठीक है। बोलो, तो इसमें यूनिफॉर्म है, हर साल 1,50,000 ही आ रहा है, हर साल 90,000 का कॉस्ट है, बराबर, तो इक्वल एनुअल इनफ्लो है हर साल। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं इंक्रीमेंटल कैश फ्लो। बोलो कैसे आएगा, कैश रेवेन्यू माइनस कैश कॉस्ट्स। कैश रेवेन्यू माइनस कैश कॉस्ट्स, कुछ नहीं दिया है तो रेवेन्यू पूरी कैश है, मैं ऐसा मान लूंगा, माइनस कैश कॉस्ट कैसे निकलेगी, टोटल कॉस्ट माइनस नॉन कैश एक्सपेंसेस। टोटल कॉस्ट माइनस नॉन कैश एक्सपेंसेस, बोलो तो कितना आएगा, 90,000 माइनस 22,500, तो कैश कॉस्ट है 67,500 माइनस 1,50,000, तो आपका कैश फ्लो आएगा 82,500, ठीक है। और अब आप निकालो पेबैक पीरियड। पेबैक इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो। बोलो परचेज प्राइस दिया हुआ है 2,70,000, दैट इज अवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और आपका एनुअल इनफ्लो है 82,500। बोलो 2,70,000 डिवाइड बाई 82,500, तो ये आएगा 3.27, 3.27 यानी कि 3.3 ईयर्स, 3.3 ईयर्स, 3.3 ईयर्स है। सिंपल, मतलब सिर्फ आपको फॉर्मूला पता है और ये पता है कि कैश इनफ्लो लेते हैं तो डेप्रीसिएशन का एलिमेंट नहीं आना चाहिए, बस इतना, दो एलिमेंट्स अगर आपको याद है, क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। तो यहां गलती ये वाली नहीं करनी है, ठीक है, ये याद से आपको माइनस कर लेना है, बाकी सब सेम है, बाकी सब मतलब इजी है, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। अब एक और है इसी टाइप का, ठीक है, 37 पे आ जाओ। 37, 37, 37 पे आ जाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं। द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट रिक्वायर्स 5 लाख रुपीज, एक्सपेक्टेड एनुअल कैश इनफ्लो। अब डायरेक्टली कैश इनफ्लो दिया है तो आपको वो सब निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कैश इनफ्लो दिया हुआ है। एक्सपेक्टेड एनुअल कैश इनफ्लो इज 90,000 फॉर 10 ईयर्स, डिटरमाइन द पेबैक पीरियड, ठीक है। बस इसमें एक ट्रिकीनेस क्या है, ईयर्स एंड मंथ्स, मंथ्स भी है, तो आपको वो पॉइंट में जो आंसर आता है उसको मंथ्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आपको आना चाहिए। क्या बात कर रहा हूं मैं आपको बताता हूं, ठीक है। बोलो सबसे पहले नॉर्मल आप फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगाओ, बोलो पेबैक इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल एवरेज कैश इनफ्लो, दोनों एलिमेंट्स दिए हुए हैं, बस आपको डिवाइड करना है, बस आपको डिवाइड करना है। बोलो 5 लाख डिवाइड बाय 90,000, दैट कम्स टू 5.555555 ईयर्स,
अब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है 5.55 ईयर्स, ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो ऑप्शन क्या क्या है? 5 ईयर्स 9 मंथ्स, 5 ईयर्स 4 मंथ्स, 4 ईयर्स 7 मंथ्स, 5 ईयर्स 7 मंथ्स। बोलो। तो ऐसा है। तो अब 4 मंथ्स भी है, 5 ईयर्स तो कंफर्म है, 5 ईयर्स तो कंफर्म है। तो उसमें लेकिन बहुत नियर बाय आंसर्स हैं, 4 मंथ्स भी हैं, 7 मंथ्स भी हैं, 9 मंथ्स भी हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट 0.5555 को कैसे मंथ्स में कन्वर्ट करते हैं वो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ईयर को मंथ्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? इनटू 12। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो 0.5555 जो भी है, जितने भी 5 लो, इनटू 12 कितना आएगा? कैलकुलेटर पे आप पूरा आखिरी तक 555 ले लो, इनटू 12 तो ये आएगा 6.66 मंथ्स। ठीक है, अब 6.66 को आप 7 मंथ्स राउंड ऑफ कर सकते हो, तो आपका आंसर क्या आएगा? 5 ईयर 7 मंथ्स, 5 ईयर्स 7 मंथ्स। और ये 0.6666 को डेज में कन्वर्ट करना हो तो इनटू 30। ठीक है, वो भी बता देता हूं, हो सकता है कभी यूज करने के लिए आ जाए। तो 0.666666 इनटू 30 बोलो, तो आई थिंक 20 आएगा, बराबर 20 डेज। तो अगर और डिटेल में ऑप्शंस दिए हों, डेज का भी डिटेल दिया हो, तो वो एग्जैक्टली 20 डेज आएगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, समझ में आ रहा है? सारा डेटा दिया हुआ है, कुछ भी नहीं करना है, एकदम सिंपल पे बैक पीरियड पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। चलिए बढ़े आगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19, 1919 19 आ जाओ, 1919 आ जाओ। आगे चलिए स्टार्ट करें। MNP Limited is considering purchasing of an asset costing 80,000 and having a useful life of 4 years. During the first 2 years, the net incremental after tax cash flow, CFAT जिसको आप कहते हो, CFAT cash flow after tax, तो CFAT डायरेक्टली दिया है R 25,000 per month per annum। मतलब कैश फ्लो अलग अलग है, पहले 2 साल अलग है, बचे हुए 2 साल अलग है, चारों साल यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, पहले 2 साल में 25-25 हजार आ रहा है और लास्ट 2 इयर्स में 20-20 हजार आ रहा है, ऐसा आपको इन्फ्लो दिया है। अब इसमें दोनों तरीके आप यूज कर सकते हो। ठीक है, व्हाट इज द पे बैक पीरियड फॉर दिस इन्वेस्टमेंट? तो नॉर्मली क्या होता है मैं आपको बताता हूं, जब भी आपके कैश इनफ्लो यूनिफॉर्म नहीं है, जब भी आपके इनफ्लो यूनिफॉर्म नहीं है, तो आप वो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फॉर्मूले से भी सेम आंसर आता है, पर हर बार वो आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, मैं भी कॉमर्स का बच्चा हूं इसलिए बता रहा हूं, गारंटी नहीं। इस केस में जो मैं दो तरीके बताऊंगा, दोनों में आंसर सेम आता है, पर वो हर डेटा में सेम आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो सिंपल कंसेप्ट क्या है, आपको कैश फ्लोज देखने हैं। कैश फ्लोज अगर यूनिफॉर्म है, सारे ईयर्स के कैश फ्लो यूनिफॉर्म है, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपके कैश फ्लो यूनिफॉर्म नहीं है, तो आपको क्यूमुलेटिव मेथड यूज करनी है। कौन सी मेथड यूज करनी है? क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, यानी वही इंटरपोलेशन वाली जो आप पढ़ते हो। तो क्यूमुलेशन वाली मेथड यूज करनी है और इंटरपोलेशन से आपको आंसर निकालना है। ठीक है, बोलो तो क्या करना है, इसमें आपको क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकालने होते हैं कि 1 2 3 4 हर साल। बोलो पहले साल क्या है? 25,000, 25,000, 20,000, 20,000। ठीक है, ऐसा आपको दिया है। अब इसके क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकालो। पहले साल का क्यूमुलेटिव सेम ही होता है, एक ही साल है। फिर सेकेंड ईयर का क्या आएगा? पहले के टोटल में सेकेंड ईयर ऐड करो तो ये आएगा 50,000, फिर थर्ड ऐड करो ये आएगा 70,000, फिर फोर्थ ऐड करो वो आएगा 90,000। ठीक है, अब आपको देखना है कि ये जो आपका कॉस्ट है 80,000, ये कौन से ईयर में रिकवर हो रहा है। ठीक है, तो ये इस ईयर में रिकवर हो रहा है, क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज में 80,000 इसके बीच में आ रहा है। मतलब आपका जो पे बैक पीरियड है वो 3 to 4 ईयर्स के बीच में आएगा, यानी आपका जो पे बैक पीरियड है वो 3 to 4 ईयर्स के बीच में आएगा। अब जब आपको एक रेंज में आंसर निकालना है, तो इंटरपोलेशन मेथड यूज होती है। ठीक है, तो हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, बोलो।
3 इयर्स, 4 इयर्स। 3 इयर्स पे आपका क्यूमुलेटिव इनफ्लो है 70 और इसमें है 90 और आपको पहुंचना है बीच में 80,000। ठीक है, बीच में 80,000 पहुंचना है। तो ये काफी आसान है, 70 90 बीच में आ रहा है पूरा 80 और इसका जो ड्यूरेशन है डिफरेंस है वो है 1 ईयर, तो 0.5 ही आएगा वो, मतलब आप निकाल सकते हो इजीली, बट आदत डालो। बोलो फॉर्मूला क्या है कि आप कहां तक पहुंच गए हो और आपको आगे कितना जाना है। आप 70,000 तक पहुंच गए हो, 70,000 तक पहुंच गए हो। 3 साल जब आप लेते हो, मैं जब 3 इयर्स ले रहा हूं मतलब मैं 70,000 तक पहुंच गया हूं, पर मेरा कॉस्ट कितना है 80,000 है। मुझे पहुंचना कहां तक है, कॉस्ट तक, जो मेरा ओवरऑल कॉस्ट है। ठीक है, आपको कहां तक पहुंचना है 80,000 माइनस आप कहां तक पहुंच गए हो 3 इयर्स, जो आपने बेस लिया है ना, बेस में क्या ले रहा हूं 3 इयर्स, तो 3 इयर्स पे आप कहां तक पहुंच गए हो 70,000। मतलब आपको कितना और आगे जाना है 10,000 कैश फ्लो आपको आगे जाना है, डिवाइडेड बाय ये टोटल रेंज कितनी है, पूरा रास्ता कितना है, रेंज कितनी है 90 माइनस 70। टोटल रेंज कितनी है 90 माइनस 70 इनटू ईयर में इसकी रेंज कितनी है। अपन को एक्चुअली करना क्या है, अमाउंट की रेंज को ईयर की रेंज पे अप्लाई करना है। जितना अमाउंट हमको आगे जाना है वो जो प्रपोर्शन है वो हम ईयर पे लगा रहे हैं। समझ रहे हो, प्रो राटा बेसिकली हम कर रहे हैं, अमाउंट का प्रो राटा ईयर पे लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका आएगा रेशो, ये आपका आएगा प्रपोर्शन कि कितना प्रपोर्शन है, और अब आप उसको ईयर पे अप्लाई कर रहे हो क्योंकि आपको पे बैक पीरियड निकालना है, आपको पीरियड निकालना है। तो टोटल जो रेंज है उसका टाइम पीरियड कितना है 4 इयर्स माइनस 1 ईयर, 3 इयर्स मतलब 1 ईयर, तो यहां आएगा 1 ईयर। बोलो कितना आएगा 80 माइनस 70 10,000, 90 माइनस 70 20,000, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 20,000 0.5 इंटू 1.5 आए ख्याल में, तो 0.5 ईयर। तो 3 अपन ने पहले ही ऐड कर लिया था। ठीक है, ध्यान दो, 3 प्लस कितना बेस था अपना 3 साल, यहां तक अपन पहुंच गए, तो ये अपना बिगनिंग पॉइंट है। तो 3 पहले ही ऐड कर लेंगे, 3 प्लस और कितना आगे जाना है, तो वो पूरा उसका फॉर्मूला है। तो 3 प्लस 0.5 3.5 ईयर्स। ठीक है, ये प्रॉपर तरीका है, ये एक्चुअल प्रॉपर तरीका है। ठीक है, अब इसमें अगर आप नॉर्मल भी यूज करो, नॉर्मल भी यूज करो एवरेज वाला, अगर आप नॉर्मल यूज करो एवरेज वाला, ठीक है, तो उससे भी इत्तेफाकन सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, जैसे आप एवरेज निकालो, एवरेज सीएफएटी, तो आप चारों साल के कैश फ्लो का एवरेज ले लो, चारों साल का एवरेज ले लो, चारों का टोटल डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, टोटल तो 90,000 है, अपन ने निकाल ली थी, 90,000 डिवाइडेड बाय 4, तो आपका एवरेज सीएफएटी कितना आ रहा है 22,500। ठीक है, और नॉर्मल पेबैक पीरियड का फॉर्मूला लगाओ। बोलो इनिशियल इन्वेस्टमेंट 80,000, एवरेज सीएफएटी 22,500 निकालो, तो ये आ रहा है 3.55 ईयर्स। ठीक है, तो एग्जैक्ट आंसर जो है, एग्जैक्ट आंसर जो है वो आपका इसी से आएगा 3.5, ये एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, और अगर आपने एवरेज लिया तो देखो हल्का इधर उधर आएगा 3.55, ये तो अच्छी बात है, आपके ऑप्शन की जो गैप है वो बहुत ज्यादा है, ऑप्शन की जो गैप है वो बहुत ज्यादा है, तो आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। पर अगर ऑप्शन में रेंज बहुत कम है तो फिर आप जो एक्चुअल मेथड है इंटरपोलेशन मेथड, उसी से आपको जाना चाहिए, टाइम लेकिन थोड़ा ज्यादा लगता है। ठीक है, तो ये आपका एक्चुअल है, और ये अगर आप अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना चाहो तो उससे भी अप्रोक्सीमेट आंसर निकल जाता है। चलिए, आ रहा है कुछ समझ में। तो भैया अगर आपने थेरी पढ़ी है, फॉर्मूले पढ़े हैं, कुछ आपका बेस है थेरी का, तभी ये सब समझ में आएगा। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। तो ये मैंने 3 क्वेश्चंस आपको करवा दिए पे बैक पीरियड मेथड के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते जाओ। चलिए, अब पहले मैं
थोड़ा बदलते जाते हैं तो आपको थोड़ा मजा आएगा, ठीक है। अभी मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी का स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, फिर अपन एनपीवी आईआरआर के लास्ट में करेंगे। आ जाओ, चलो स्टार्टिंग से ही आ जाओ, छोड़ो ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, ये क्योंकि सिमिलर क्वेश्चंस थे तो एक के बाद एक कराना जरूरी था, ठीक है। चलिए आ जाओ। अच्छा, इसमें भी एक अलग ही कैटेगरी है, एक साथ वो दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये सबको ये पढ़ना है, ठीक है, मुझे पता है सबको ये पढ़ना है, काफी बच्चों को ये नहीं आता है। ये ऑलरेडी मैं अपनी एफएम की प्रैक्टिकल सीरीज में पढ़ा चुका हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, आपके कन्वीनियंस के लिए ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। तो ये दो क्वेश्चंस आपके आ चुके हैं सेम टाइप के। क्वेश्चन है अबाउट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि जब भी आप कंपाउंडिंग करते हो, जब भी आपकी कंपाउंडिंग होती है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग, मंथली कंपाउंडिंग, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग, तो कंपाउंडिंग के वजह से आप इफेक्टिव रेट निकालते हो, इफेक्टिव रेट आपका चेंज हो जाता है। तो इफेक्टिव एनुअल रेट आपको नॉर्मली निकालना होता है, ठीक है। तो ये उल्टा क्वेश्चन एक्चुअली, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल रेट दिया रहता है, कंपाउंडिंग दी रहती है, और आपको इफेक्टिव रेट पूछा जाता है। ये क्वेश्चन उल्टा है, ये क्वेश्चन उल्टा है, आपको इफेक्टिव रेट दिया हुआ है और आपको नॉर्मल रेट पूछा है। नॉर्मल रेट को यहां पे कहा गया है नॉर्मल यील्ड, मतलब नॉर्मल रेगुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसमें कंपाउंडिंग नहीं है, मतलब एनुअल का रेट है, सीधे एनुअल कंपाउंडिंग है। आए ख्याल में? तो ऐसा है, तो ये उसका पूरा बैकग्राउंड है। तो क्वेश्चन क्या है, चलो पढ़ते हैं। अब इससे थोड़ा आसान एक्चुअली नंबर वाइज थोड़ा आसान पहले कर लेते हैं ताकि नंबर्स आपको इजी लगे। क्वेश्चन 7 पे आ जाओ। सेम है, नंबर अलग है, थोड़े नंबर इजी हैं। चलो, द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर अ सम ऑफ मनी कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है, कंपाउंडेड क्वार्टरली इज 12.55, ठीक है। नॉर्मली इफेक्टिव रेट पूछा जाता है, यहां इफेक्टिव रेट दिया गया है कि अगर आप एक सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्वार्टरली कंपाउंडिंग करो तो वो इफेक्टिव रेट उसका 12.55% आता है। तो बताइए वो कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसको क्वार्टरली कंपाउंड किया तो इफेक्टिव रेट 12.55 आता है। ऐसा एक क्वेश्चन है, ठीक है। कैलकुलेट द नॉमिनल यील्ड, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो मैं आपको पहले फॉर्मूला बताता हूं कि इफेक्टिव यील्ड का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो इफेक्टिव यील्ड, इफेक्टिव रेट जो भी बोलो, इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन, हाँ 1 अपॉन 1 प्लस आर, सॉरी 1 प्लस आर, आर कौन सा, अब यहाँ पे कंपाउंडिंग का इफेक्ट लेना है। नॉर्मली आप आर या आई लेते हो जो एनुअल रेट होता है, नॉर्मली आपका जो ड्यूरेशन होता है वो 1 ईयर होता है, पर ये कंपाउंडिंग वाला है, मतलब आपका एक ड्यूरेशन कितना है, एक टेनोर कितना है, एक क्वार्टर। एन जो होता है वो यहां आपके लिए एन क्या है, एक क्वार्टर। तो आपको रेट जो लेना है वो क्वार्टरली लेना है। पढ़ा होगा तो ही समझेगा, सुना ही नहीं है, मैथमेटिक्स भी नहीं आता, तो मैं क्या, कोई भी नहीं समझा पाएगा आपको, ठीक है। तो समझो, मैं काफी बेसिक्स आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो जब भी क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो रही है, हमारा बेस जो टेनोर है वो एक क्वार्टर है, तो आपका जो रेट है वो भी एक क्वार्टर का ही आपको लेना होगा, और जो एन है वो नंबर ऑफ क्वार्टर्स हो जाएगा। एन क्या होगा, नंबर ऑफ क्वार्टर्स, जो नंबर ऑफ ईयर्स होता है वो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वार्टर्स होगा। और एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं सर, 4, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपको क्वार्टरली रेट निकालना है। तो एनुअल रेट को क्वार्टरली में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो आपका जो भी आर है या आई है, एनुअल जो भी रेट है, डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा आपका क्वार्टरली रेट ऑफ इंटरेस्ट, होल रेस टू द पावर एन। यहां हमारा एन क्या है, एक क्वार्टर, तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, तो रेस टू द पावर 4 आएगा। आए ख्याल में? बस यहां तक अगर आप पहुंच गए, ये पहुंच गए आप, और एक और कैलकुलेशन आएगी बट फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान दो, बोलो इफेक्टिव रेट क्या है, मैं डेसिमल में लिख रहा हूं 1255, 12.55% को कैसे लिखते हैं,
डिवाइडेड बाय 100 कर लो तो 0.1255 इज इक्वल टू 1 प्लस आर रेज टू द पावर डिवाइड बाय 4 रेज टू द पावर 4। अब यहाँ सब बच्चे अटक जाते हैं कि सर इसको आगे कैसे सॉल्व करें। तो रेज टू द पावर 4 है तो आपको फोर्थ रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, फोर्थ पावर हटाने के लिए फोर्थ रूट लेना पड़ेगा। टेकिंग फोर्थ रूट ऑन बोथ द साइड, टेकिंग फोर्थ रूट ऑन बोथ द साइड। अब फोर्थ रूट काफी आसान है, स्क्वायर रूट का बटन आपके कैलकुलेटर पे होता है, 2 बार अगर आप स्क्वायर रूट दबाओगे तो फोर्थ रूट आ जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको डरने की बात नहीं है। अगर हाफ ईयरली कंपाउंडिंग आई तो स्क्वायर आता है, तो स्क्वायर रूट आपके कैलकुलेटर पे होता ही है। और अगर क्वार्टरली आ गया तो फोर्थ पावर आएगा, फोर्थ रूट आपको लेना पड़ेगा। 2 बार अगर आप स्क्वायर रूट दबाओगे तो फोर्थ रूट आ जाता है। ठीक है, बोलो। अच्छा, यहाँ पे -1 भी होता है, सॉरी भूल गया मैं, -1। इफेक्टिव रेट निकालना है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है ये, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, याद आ रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट में आखिरी में -1 करते हैं। तो बस वही है कि ये जो +1 कर रहे हो ये बाद में उड़ा दो, -1। ठीक है, बोलो। तो 1 को पहले इधर लेके जाओ, 1 को पहले इधर लेके जाओ, -1 है उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस, तो वो हो जाएगा 1.1255 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 4 रेज टू द पावर 4। ठीक है, अब मैं फोर्थ रूट ले रहा हूं तो मुझे एक्चुअली क्या करना है, 1.1255 का फोर्थ रूट लेना है। तो स्क्रीन पे ले लो 1.1255, स्क्रीन पे ले लो 1.1255। अब 2 बार स्क्वायर रूट दबाओ, स्क्वायर रूट का बटन देखो मेरे कैलसी पे है इधर। ठीक है, तो मैं 2 बार उसको दबा रहा हूं तो वो आ रहा है 1.02999 यानी 1.03, 1.299 मतलब 1.03। ठीक है, इज इक्वल टू, अब बताओ कि यहां क्या होगा। यहां बस जो फोर्थ पावर है, अब वो फोर्थ रूट लोगे तो 4 हट जाएगा, उसका जो पावर है वो हट जाएगा, और नॉर्मल जो है 1 प्लस आर अपॉन 4 वो बच जाएगा। ठीक है, तो अब 1 को उधर लेके जाओ, +1 है उधर जाएगा तो माइनस 1.03 -1, तो वो आएगा 0.03 इज इक्वल टू आर अपॉन 4। 4 को उधर लेके जाओ तो आर इज इक्वल टू 0.03 इंटू 4, तो वो आएगा 0.12, दैट इज 12%। तो आपका इफेक्टिव एनुअल रेट कितना होगा, मतलब आपका नॉमिनल यील्ड कितना होगा, 12%। ठीक है, आपका नॉर्मल रेट एनुअल रेट 12% होगा। क्योंकि आपने क्वार्टरली कंपाउंडिंग किया तो आपका इफेक्टिव रेट थोड़ा ज्यादा आता है। ठीक है, ब्याज पे भी ब्याज, आपको इंटरेस्ट और इंटरेस्ट मिलता है तो आपका इफेक्टिव रेट थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये पूरा ऐसा गणित है, ये इसका पूरा गणित है। यहां पे आप 2 जगह फंसोगे। पहला है आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फिर आपको ये फोर्थ रूट कैसे लेना है, ये यहां तक आपको पहुंचना है। ये 2 स्टेप्स अगर आपने कर ली तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलिए। तो ये फॉर्मूला है भाई। ठीक है, चलो बढ़े आगे, बढ़े आगे। एक और क्वेश्चन करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बोलो, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ, करो प्रैक्टिस करो। पहले लिखो फॉर्मूला, बोलो इफेक्टिव रेट इज इक्वल टू, बोलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। Given the effective rate of interest is 9.31% per annum, what is the nominal rate of interest per annum if compounding is carried out quarterly? ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बोलो। तो 1 प्लस आर अपॉन 4 क्वार्टरली है, क्वार्टरली है तो एनुअल रेट को क्वार्टरली में कैसे करेंगे, डिवाइड बाय 4। और अगर हाफ ईयरली रहा तो डिवाइडेड बाय 2। ध्यान देना है मैथमेटिक्स। और रेस टू द पावर n, n मतलब 4, 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में, -1। ठीक है, फॉर्मूला याद हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बोलो इसको डेसिमल में लिखो 0.0931। अब काफी बच्चे यही गलती कर लेते हैं, वो लिखते हैं 0.931, 0.931 वो 93% होता है। तो यहां गड़बड़ मत करो, ठीक है, ये बेसिक मैथ्स में गड़बड़ मत करो। तो 9.31 को डिवाइड करो 100 से तो वो आता है 0.0931 इज इक्वल टू, बोलो 1 प्लस आर अपॉन 4 रेज टू द पावर 4 -1।
अब 1 को उधर लेके जाओ तो वो हो जाएगा 1.0931 इज इक्वल टू 1 प्लस आर। ठीक है, अब सेम फोर्थ रूट ले लो, फोर्थ रूट ले लो। ठीक है, बोलो फोर्थ रूट ले लो तो सेम 1.0931, दो बार स्क्वायर रूट दबाओ तो आएगा 1.0225, 225 या इसको भी राउंड अप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये बस फोर्थ, ये जो पावर है ये हट जाएगा, फोर्थ पावर का फोर्थ रूट लोगे तो पावर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा 1 प्लस आर अपॉन 4। बोलो सेम 1 उधर लेके जाओ तो 1.0225 माइनस 1 करोगे तो 0.0225 बचेगा, इज इक्वल टू आर अपॉन 4। 4 को उधर लेके जाओ तो आर इज इक्वल टू, बोलो 0.0225 इंटू 4, तो वो आएगा एग्जैक्टली 0.09, दैट इज 9%। तो आप देख रहे होंगे कुछ बच्चों के दिमाग में घंटी बजेगी मेंटोस वाली कि सर ये मतलब राउंड वाला ही आंसर आ रहा है, 12.55 था तो 12 आया, 9.31 है तो 9 आया। तो अब इसको आप कितना इस पर रिलाई कर सकते हो ये आपके ऊपर है, बट नॉर्मली यस मैं कह सकता हूं कि राउंड रेट का ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो गेस वर्क करना है आपको तो आप राउंड जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको ले सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। तो दो क्वेश्चन अब आपको एक एक फ्लो समझ में आ गया होगा और कहाँ आप गलती कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला भी बता दिया और फोर्थ रूट आपको बस सही निकालना है। ठीक है, स्क्वायर रूट या फोर्थ रूट ही आएगा नॉर्मली। हाफ ईयरली आया तो r डिवाइडेड बाय 2 आएगा और n पावर आएगा 2, फिर आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, वो तो आप स्क्वायर रूट एक ही बार दबा के निकाल सकते हो। फोर्थ पावर आया क्वार्टरली के केस में तो दो बार स्क्वायर रूट आप दबा देना तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1, सबसे इजी क्वेश्चन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल बी द मैच्योरिटी वैल्यू, यानी फ्यूचर वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू को क्या कहते हो आप? फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सम ऑफ 18,000। सिंगल कैश फ्लो है, एन्युटी नहीं है, एन्युटी नहीं है, सिंगल कैश फ्लो है 18,000 इन्वेस्टेड टुडे एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल इनफ्लो या सिंगल आउटफ्लो जो भी करो, या सिंगल कैश फ्लो। ठीक है, तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। बोलो क्या आएगा? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू, बोलो प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर रेज टू द पावर n। ठीक है, बोलो प्रिंसिपल यानी कितना है? प्रेजेंट वैल्यू 18,000 इंटू 1 प्लस आर, आर कितना है? 5% यानी कि 0.05 रेज टू द पावर 10। बोलो तो ब्रैकेट कितना आएगा? 1.05। अब उसका 10th पावर निकालना है। बोलो 10th पावर कैसे निकालेंगे? पहले करेंगे इनटू इक्वल टू, इनटू इक्वल टू दबाओगे तो क्या आ जाएगा? स्क्वायर, और फिर इक्वल टू दबाते जाओगे तो पावर बढ़ते जाएगा। आए ख्याल में? तो मैं निकाल के बताता हूं। बोलो 1.05 इंटू इक्वल टू, तो ये आ गया स्क्वायर, कितना आ रहा है? 1.1025 आ रहा है आपका, 1.1025 ये आ गया स्क्वायर। और अब इक्वल टू दबाते जाना है और काउंटिंग को आगे बढ़ाते जाना है। स्क्वायर आ चुका है, स्क्वायर का मतलब क्या है? 2, 2 हो गया है, इक्वल टू प्रेस करते जाना है और 3 से काउंटिंग स्टार्ट करना है। प्रेस करना है 3, फिर प्रेस करना है 4, 5, ऐसे करते करते 10th तक आना है और फिर आपका ये पूरा वैल्यू आ जाएगा। बोलो तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये आ गया 1.62889 जो भी है, इनटू सीधे आप कर दो इनटू 18,000। बोलो इनटू 18,000, तो आपका आंसर सीधे आ जाएगा 29,320, 29,320 आ रहा है। तो बस कैलकुलेटर पे अपने हाथों पे कंट्रोल रखना है, ध्यान रखना है आप कितने बार प्रेस कर रहे हो, साथ साथ में काउंटिंग भी करना है, तो आपका अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है, फॉर्मूला बस पता होना चाहिए। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू मतलब P या जो भी अमाउंट बोलो इनटू 1 प्लस आर रेज़ टू द पावर n। चलिए सर, तो एकदम सिंपलेस्ट क्वेश्चन है,
फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6, dash is the present value of an asset if the annual cash inflow is 1000 per year for next 5 years and the discounting rate is 15। बोलो क्या बोला है? प्रेजेंट वैल्यू पूछा है। प्रेजेंट वैल्यू पूछा है इफ एनुअल कैश इनफ्लो इज 1000 पर ईयर फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। अब 5 साल तक हर साल हजार 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 मिल रहे हैं, इसी को आप क्या कहते हो? एन्युटी। इसी को आप क्या कहते हो? एन्युटी। लगातार एक फिक्स अमाउंट आपको हर साल मिल रहा है तो उसको कहते हैं एन्युटी। तो आपको क्या पूछा है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। क्वेश्चन का टाइप क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। 1000 रुपए की एन्युटी है, 5 साल तक आपको मिल रही है, डिस्काउंटिंग रेट आपको दिया है 15%, बस आपको पूछा है प्रेजेंट वैल्यू बताओ। सिंपल है, बोलो क्या है? डिस्काउंटिंग कैसे करते हैं? बोलो डिस्काउंटिंग 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, इससे आपका डिस्काउंटिंग रेट निकलता है, यानी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकलता है। बोलो तो क्या आएगा? अब एन्युटी के केस में क्या करना पड़ता है? बोलो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी कैसे निकालते हैं? सबसे इजी है ये भी सबसे इजी है। क्या फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का? एन्युटी इंटू एन्युटी फैक्टर। ठीक है, एन्युटी इंटू एन्युटी फैक्टर, कि 1 रुपया आपको 5 साल तक मिला तो उसकी आज की वैल्यू कितनी है? एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू जब आप निकालते हो उसी को एन्युटी फैक्टर कहते हैं। सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स, सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स को ही आप क्या कहते हो? एन्युटी फैक्टर। तो यहां पे आपको क्या करना है? एन्युटी तो दिया हुआ है, बस आपको एन्युटी फैक्टर निकालना है। 15% रेट का 5 इयर्स के लिए एन्युटी फैक्टर बस आपको निकालना है। बोलो एन्युटी फैक्टर कैसे निकालते हैं? बेसिकली आपको डिस्काउंटिंग करनी है, डिस्काउंटिंग करनी है और 5 बार करनी है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर। ये क्या है? डिस्काउंटिंग का कंसेप्ट है। आप इससे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालते हो, तो आपको 5 साल के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालने हैं और उसका टोटल लेना है। और टोटल की बात आई मतलब आपको कौन सा कैलकुलेटर पे फंक्शन यूज करना है? जीटी। जीटी फंक्शन से आपको निकालना है। ठीक है, बोलो आ जाओ डिस्काउंटिंग कैसे लेते हैं? आर मतलब क्या है? डिस्काउंटिंग रेट। ठीक है, तो 1 प्लस आर, आर क्या लेंगे? 0.15। 0.15, 15% कैसे लिखते हैं? 0.15। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.15, 1 प्लस 0.5 कितना आता है? 1.15। बोलो इक्वल टू, पहला इक्वल टू दबाया मतलब ये फर्स्ट ईयर का आ गया, ये आ गया फर्स्ट ईयर का। कितना? 0.869। क्या इंटरप्रिटेशन इसका होता है? कि 1 साल बाद अगर आपको 1 रुपया मिलने वाला है, 1 साल बाद अगर आपको 1 रुपया मिलने वाला है तो उसकी आज की वैल्यू कितनी है? 0.869। 15% से डिस्काउंटिंग कराओ तो। ठीक है, तो ये फर्स्ट ईयर का हो गया। अब आप 4 बार इक्वल टू दबाओ तो आप 5वें साल तक आओगे। ठीक है, 2 3 4 5। ठीक है, ये सारे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स हैं, हमको इसका सम लेना है। और इक्वल टू किया मतलब आप जीटी फंक्शन यूज कर सकते हो, तो आप सीधे जीटी फंक्शन यूज करो तो आएगा 3.352। अब कुछ लोग जुगाड़ करेंगे, सर हमारे इसमें जीटी फंक्शन नहीं है तो सर हम एम प्लस एम प्लस एम प्लस एम प्लस कर सकते हैं। मत करो, 100 रुपए लो, नया कैलकुलेटर ले लो। मैं बता रहा हूं, 100 रुपए ले लो। नहीं है पैसे, दोस्त से उधार ले लो, मम्मी पापा से ले लो, भाई बहन होगा उससे ले लो, किसी से भी 100 रुपए लो और एक नॉर्मल ऐसा कैलकुलेटर ले लो जिसमें जीटी फंक्शन हो। जुगाड़ मत करो फालतू में, फालतू आपका हेडेक बढ़ जाएगा। और 100 रुपए में अगर काम हो सकता है तो कर लो। ठीक है, चलिए तो ये आ गया आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अब एन्युटी फैक्टर का आपका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? कि 5 साल तक लगातार 1-1 रुपया आपको मिला, 5 साल तक 1-1 रुपया मिलेगा, तो टोटल कितना मिल रहा है? 5 रुपए। 5 रुपए आपको मिल रहे हैं 1-1 रुपया करके हर साल 5 साल में। तो वो 5 रुपए जो आपको मिल रहे हैं 1-1 रुपया 1-1 साल में, उसकी क्यूमुलेटिव आज की वैल्यू, जीरो डेट पे आज की प्रेजेंट वैल्यू उसकी कितनी है? 3.352। ये उसका इंटरप्रिटेशन होता है। ठीक है, तो 1000 रुपए अगर आपको मिल रहे हैं तो उसकी कितनी वैल्यू होगी? तो इंटू 1000 कर लो। ये 3.352 क्या है? 1 रुपए की वैल्यू है।
एक एक रुपए की वैल्यू है, तो हजार 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 रुपए की वैल्यू क्या होगी, इंटू 1000 कर लो, तो वो आएगा 3352 है। वन ऑफ द इजी क्वेश्चन है, भी वन ऑफ द इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, अगर ये क्वेश्चन आया तो भैया घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ एन्युटी फैक्टर निकालते आना चाहिए। काफी बार तो एन्युटी फैक्टर भी दिया रहता है, पर नहीं भी दिया हो तो क्या फर्क पड़ता है, जब आपको कोई चीज आती है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कैलसी पे फ्यू सेकेंड्स में आप वो निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। आ रहा है सबका 3.352। क्या किया मैंने एक बार फिर से बता देता हूं, फटाफट बोलो। 1 डिवाइडेड बाय 1.15, ठीक है। 1.15 कहां से लाया, 1 प्लस आर, आर कितना है 0.15, 1 प्लस 0.15 1.15, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.15 इक्वल टू दबाओगे तो ये पहले साल का आएगा। अपन को 5 टोटल चाहिए, टोटल 5 बार दबाना है, एक बार पहले ही दबा दिए, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और फिर सीधे दबाना है जीटी, तो आपका आएगा 3.352, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, लेट्स प्रोसीड, लेट्स प्रोसीड। आ जाओ, चलो लाइन से ही चलते हैं, भी जो आएगा दिख जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आ जाओ। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, ठीक है। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ 15,000 स्टार्टिंग इमीडिएटली एंड पेइंग अनदर 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, assume a discounting rate of 12%, assume a discounting rate of 12%। अब ये आई थिंक वो है रॉन्ग क्वेश्चन है, ये बरोबर, एक मिनट चेक करने दो। यस ये रॉन्ग क्वेश्चन है, रॉन्ग क्वेश्चन है मतलब ऑप्शन रॉन्ग है, आपका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो सर फिर भी ट्राई करे क्या, मत करो भाई, अपने कॉन्फिडेंस के साथ खुद मत खेलो। सॉल्व करने को तो मैंने वर्किंग में दिया हुआ है, पर वो आंसर देखने के बाद भी आपको एक एक समझ रहे हो, लो कॉन्फिडेंस फील होगा ही होगा। कितना भी आप मतलब निकाल लो और आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं नहीं क्वेश्चन गलत है, मेरा आंसर सही आ रहा है, स्टिल आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम ही आएगा। ह्यूमन मेंटालिटी है ही ऐसी, तो इसलिए आप सॉल्व ही मत करो, ऐसे जो रॉन्ग क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व मत करो, ठीक है। ये मैंने एक्चुअली रिवीजन सीरीज में कराया हुआ है, रिवीजन में मैंने कराया हुआ है, और तभी मैंने सीखा कि भले आप सही हो, अच्छे से पढ़ा रहे हो, बट स्टिल बच्चे थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंट फील करते हैं, तो भाई गलत क्वेश्चन में टाइम इन्वेस्ट ही मत करो। मेरा एक्सपीरियंस काफी खराब रहा है, ठीक है, तो मैं इस बार ये नहीं करा रहा हूं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, चलो बढ़े आगे। अब एक परपेचुइटी का क्वेश्चन है, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक ही आया है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन और आ सकते हैं। परपेचुइटी, ठीक है। परपेचुइटी का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी इज इक्वल टू आर अपॉन आई, आर अपॉन आई, कि हर साल कितना पैसा मिल रहा है और उसका डिस्काउंटिंग रेट क्या है, आर डिवाइडेड बाय आई, ठीक है। बोलो पूछा क्या है, इफ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 3 लाख रुपीज पेज 25,000 पर एनम, अगर आप 3 लाख रुपए आज लगा रहे हो और आपको परपेचुइटी तक, इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक आपको हर साल 25,000 रुपए मिल रहे हैं, तो बताइए ऐसे इन्वेस्टमेंट का एनपीवी क्या होगा। प्रेजेंट वैल्यू नहीं पूछा है, प्रेजेंट वैल्यू नहीं पूछा है, आपको एनपीवी पूछा है कि 3 लाख रुपए आज आप लगा रहे हो और इस परपेचुइटी की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, तो आप बताओ एनपीवी कितना होगा, ठीक है। और आपको इंटरेस्ट रेट दिया है 9%, एनपीवी का फॉर्मूला आपको पता है, सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द इनफ्लोस माइनस आउटफ्लो, वही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। बोलो एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी माइनस कैश आउटफ्लो। बोलो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी कैसे निकालेंगे, आर अपॉन आई, आर अपॉन आई, आर कितना है 25,000 और आई है आपका 9%, बोलो कितना आएगा, 25,000 डिवाइड बाय 9%, तो ये आएगा 277,778 माइनस 3 लाख,
बोलो कितना आएगा, -3 लाख कर लो, तो ये आएगा -2222, 22,222 माइनस, माइनस आएगा। आउटफ्लो ज्यादा है, आउटफ्लो ज्यादा है, इनफ्लो कम है। इनफ्लो है 2,77,778 और आपका आउटफ्लो कितना है, 3 लाख। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू इसकी नेगेटिव आएगी 22,222। ठीक है, सिंपल है। तो बस फॉर्मूला ख्याल में रखो, फॉर्मूला ख्याल में रखो। ठीक है, बढ़े आगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब यस, ये एक टाइप है, इसके भी इस टाइप के 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। ये भी काफी बच्चों को नहीं जमता। ठीक है, मैं अच्छे से बता देता हूं। तो ये भी 3 बार आया है, तो तीनों क्वेश्चन एक साथ देख लेंगे। आ जाओ। अ सम ऑफ 50,000 इज इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 6 years। ठीक है, ये एक अपने आप में अलग क्वेश्चन है कि अगर आप 50,000 आज इन्वेस्ट कर रहे हो, सिंगल इनफ्लो है, मतलब एन्युटी नहीं है, आपने 50,000 पर लगाए 6 साल के लिए 12% पर एनम से, तो इसकी एक फ्यूचर वैल्यू आएगी, मेच्योरिटी वैल्यू। और वो जो मेच्योरिटी वैल्यू आएगी जो आपको दी नहीं है, समझो बात को, आपको क्या बोला है, आज आप 50,000 लगा रहे हो, उसकी जो 6 साल बाद वैल्यू होगी उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो। मतलब जिसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है वो मेच्योरिटी वैल्यू भी दिया नहीं है, पहले वो आपको निकालना पड़ेगा। मतलब ये 2 in 1 क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। कि पहले आपको बोला है कि एक अमाउंट है जो आज आप इन्वेस्ट कर रहे हो कुछ सर्टेन पीरियड के लिए, उसका एक फ्यूचर वैल्यू जो आने वाला है उसका आज का वैल्यू निकालो। तो आपको पहले मेच्योरिटी वैल्यू निकालनी है और फिर उस मेच्योरिटी वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। मतलब 2 स्टेप्स आएंगे, ग्रामर समझना है। ठीक है, क्वेश्चन के स्ट्रक्चर से ये आपको पकड़ना है। तो लिखा हुआ है, अ सम ऑफ 50,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 12% पर एनम फॉर 6 years, व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स मेच्योरिटी वैल्यू। 50,000 मेच्योरिटी वैल्यू है? नहीं सर, 50,000 जो दिया हुआ है मेच्योरिटी वैल्यू नहीं है, वो तो अमाउंट इन्वेस्टेड है। जीरो डेट पे आज आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसकी जो फ्यूचर वैल्यू आएगी 6 साल बाद वो आपको निकालनी पड़ेगी। इससे आपको पता चलेगा कि ये 2 in 1 वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मेच्योरिटी वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है और मेच्योरिटी वैल्यू नहीं दी है, तो पहले आपको मेच्योरिटी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और फिर प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे, उसके लिए डिस्काउंटिंग रेट लगेगा, तो वो आपको आगे दिया है, अज्यूमिंग अ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 10%। और ये 10% क्या है, डिस्काउंटिंग रेट, जो आपको प्रेजेंट वैल्यू के वक्त लगेगा। क्लियर है? तो पहला जो लाइन है, इससे आपको फ्यूचर वैल्यू यानी कि मेच्योरिटी वैल्यू निकालनी है। बोलो पहला स्टेप, पहला स्टेप, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू, बोलो प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर रेज टू द पावर एन। सेम जो हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था इस चैप्टर में, जो पहला पहला क्वेश्चन पढ़ा था वो सेम है। ठीक है, बोलो प्रेजेंट वैल्यू 50,000, 1 प्लस आर है 0.12 रेज टू द पावर 6। बोलो ब्रैकेट की वैल्यू क्या आएगी, 1.12, सिक्स पावर निकालना है तो इनटू इक्वल टू किया तो स्क्वायर आ गया। स्क्वायर कितना आया, 1.2544, इक्वल टू दबाते जाओ, काउंटिंग आगे बढ़ाते जाओ, 3 4 5 6, तो ये आ गया 1.9738 आ रहा है, 1.9738 आ रहा है इनटू 50,000, तो ये आ गया आपका 98,691, 98,691, ये आ गया मेच्योरिटी वैल्यू, ये आ गया मेच्योरिटी वैल्यू जिसका प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालना है। बोलो अब आएगा प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू बोलो। अब ये तो इजी है, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला छोड़ दो, प्रेजेंट वैल्यू में फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर पे डायरेक्टली निकल जाता है। ठीक है, आप डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालो। ठीक है, 10% आपका रेट ऑफ डिस्काउंट है और ये कौन से ईयर पे है, ये 6th ईयर पे है। ध्यान दो, टाइमलाइन ड्रॉ करो अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो, ये जीरो डेट है और ये 6th ईयर है। मेच्योरिटी वैल्यू जो है वो यहां पे है 98,691, तो इसको आपको आज की डेट पे लाना है, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगेगा 6th ईयर का 10% के हिसाब से, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगेगा 10% के हिसाब से 6th ईयर का, एन्युटी फैक्टर नहीं, इसमें जीटी फंक्शन यूज नहीं करना है, वो एन्युटी फैक्टर में होता है, एन्युटी में, ये एन्युटी नहीं है, ये सिंगल इनफ्लो है, इसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यूज करना है। कैसे निकालेंगे, सेम बोलो, 1/1 प्लस आर,
आर कितना है 10%, 10% को कैसे लिखते हैं 0.1, 1 प्लस 0.1 वो आएगा 1.1। बोलो 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इज इक्वल टू, ये आ गया पहले साल का 0.909090। तो ये क्या है फर्स्ट ईयर का। ऐसे आप प्रेस करते जाओ और 6th ईयर पे आपको आना है, ठीक है 6th ईयर पे आपको आना है। एक बार आप ऑलरेडी इक्वल टू दबा चुके हो, पहला साल हो चुका है, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो 6th ईयर का ये जो फैक्टर स्क्रीन पे दिख रहा है यही प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, यही प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है। सर पिछले क्वेश्चन में तो आपने ये नहीं दिखाया, आपने तो सीधे जीटी दबा दिया। अरे बेटा उसमें मेरे को एन्युटी फैक्टर चाहिए था, मैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्यों देखूं कौन से साल का क्या है, मुझे वो वहां पे चाहिए ही नहीं था, मुझे एन्युटी फैक्टर चाहिए था, तो मैंने डायरेक्ट जीटी दबा दिया। यहां मुझे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर चाहिए, इसलिए मुझे देखना पड़ रहा है, मैं जीटी नहीं दबा सकता यहां पे, ठीक है। चलिए तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी, फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। फॉर्मूला क्या है, फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, रेट और नंबर ऑफ ईयर्स आपको देखना है, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू कितनी है 98,691 इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है जो आपके स्क्रीन पे है। अब इसको आप 3 या 4 में राउंड ऑफ कर सकते हो, तो 0.5645 मैं 4 में राउंड ऑफ कर रहा हूं, या आप डायरेक्टली जो स्क्रीन पे लंबा नंबर है उसी से मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इनटू 98,691 इज इक्वल टू, तो ये आएगा 55,708, ठीक है। राउंड अप कर लोगे तो, या 3 में राउंड ऑफ करोगे तो जो भी नियरेस्ट आपको आंसर मिले आप टिक कर लो, ठीक है। 55,667 नियरेस्ट आंसर क्या है 55,667, आ रहा है समझ में। तो ये कैटेगरी कौन सी है, 2 in 1, इसको मैं क्या बुलाता हूं 2 in 1, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछ ले इंस्टीट्यूट में, ठीक है। आ रहा है कुछ समझ में। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने मेच्योरिटी वैल्यू निकाली, नॉर्मल फ्यूचर वैल्यू जैसे निकालते हैं सिंगल कैश फ्लो का, फिर उस मेच्योरिटी वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू निकाला, डिस्काउंटिंग रेट अलग से दिया हुआ है, ठीक है। आ रहा है कुछ समझ में, आ रहा है कि भाई कुछ समझ में आ रहा है क्या, बढ़े आगे। अब 2 और क्वेश्चन है इसी टाइप के, मतलब ये टाइप काफी रिपीट हो रहा है और आ सकता है, ठीक है। आ जाओ 17th क्वेश्चन पे आ जाओ, नहीं ये अलग है, सॉरी 18th पे आ जाओ, यस यस 18th सेम टाइप का है, आ जाओ 18th पे आ जाओ, 18th पे आ जाओ। चलिए स्टार्ट करें। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मेच्योरिटी वैल्यू, ठीक है, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मेच्योरिटी वैल्यू। मेच्योरिटी वैल्यू भी दी नहीं है, देखो मेच्योरिटी वैल्यू में भी क्या लिखा है ऑफ, समझ में आ रहा है, मेच्योरिटी वैल्यू में भी लिखा है ऑफ, मतलब कुछ अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है उसकी जो मेच्योरिटी वैल्यू आएगी उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो ये इंग्लिश ग्रामर आपको पकड़ना है, ठीक है। मेच्योरिटी वैल्यू ऑफ 10,000, अब ये मेच्योरिटी वैल्यू नहीं है सर, आपको कैसे पता, क्योंकि आगे पढ़ो क्या लिखा है, विच हैज बीन गिवन ऑन 15% इंटरेस्ट रेट। अगर ये मेच्योरिटी वैल्यू है तो वो थोड़ी पैसा रखते हैं, प्रेजेंट वैल्यू आप रखते हो ना आज की डेट में, प्रिंसिपल अमाउंट जिसको आप कहते हो। तो लैंग्वेज समझो, 10,000 आपने रखा था, उसका जो मेच्योरिटी वैल्यू आएगा वो मेच्योरिटी वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, मतलब ये भी 2 in 1 है। बोलो, तो पहले आपको मेच्योरिटी वैल्यू निकालनी है, 10,000 रुपीज आपने इन्वेस्ट किए हैं 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए फॉर 5 इयर्स, वाइल द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो डिस्काउंटिंग में लगता है प्रेजेंट वैल्यू में इज 10%। अब वो आपको कंफ्यूज करने के लिए 2 अलग अलग दिए हैं, देखो कंफ्यूज करने के लिए 2 अलग अलग फैक्टर दिए हैं, फ्यूचर वैल्यू एट द रेट ऑफ 15% फॉर 5 इयर्स इज 2.011 एंड फ्यूचर वैल्यू एट द रेट ऑफ 10% आफ्टर 5 इयर्स इज 1.61। अब मुझे बताओ कि फ्यूचर वैल्यू जो हम मेच्योरिटी वैल्यू निकालेंगे उसके लिए तो हम 15% लेंगे, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कहां लगता है डिस्काउंटिंग में, ठीक है। ये 10% किसके लिए है, डिस्काउंटिंग के लिए, ये फ्यूचर वैल्यू के लिए नहीं है। तो ये वाला जो दिया हुआ है फ्यूचर वैल्यू ये आपका काम का नहीं है, आपको 15% से उसको फ्यूचर वैल्यू में निकालना है। बोलो, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर रेज टू द पावर एन। बोलो आपने कितना पैसा लगाया था 10,000 रुपए, 1 प्लस आर, बोलो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे था 15%, यानी कि 0.15, कितने साल के लिए था 5। बोलो नॉर्मल प्लेन क्वेश्चन है, बोलो ब्रैकेट आएगा 1.15 फिफ्थ पावर सेम इनटू इक्वल टू करोगे तो क्यूब अपना स्क्वायर आएगा 2 पावर इनटू इक्वल टू, ये आ गया स्क्वायर 1.3225, 1.3225 ये आ गया स्क्वायर,
3 4 5 कितना आया 2.011 वो दिया ही हुआ है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि कैसे आता है। दिया है तो डायरेक्टली यूज कर सकते हो, नहीं भी दिया होता मैं बोल रहा हूं छोड़ो ना, इंस्टीट्यूट के रहमो कर्म पे क्यों पल रहे हो, खुद निकाल लो भाई, कैलसी है ना। तो 2.01135 देखो एग्जैक्टली सेम लिखा हुआ है, ठीक है। तो 10,000 इंटू 2.01136 जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, बोलो कितना आएगा। ये आएगा 20,113.6, ठीक है, जो भी है। तो ये आ गया आपका मेच्योरिटी वैल्यू। और अब इस मेच्योरिटी वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालनी है। बोलो सेकेंड पार्ट, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू मेच्योरिटी वैल्यू, ये वाली, इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ठीक है। बोलो मेच्योरिटी वैल्यू है 20,113.6 इनटू, अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इंस्टीट्यूट ने दिया ही नहीं। मतलब सोचो इंस्टीट्यूट ने कितने कितने गलतियां कर रही है, मतलब कितनी गलतियां इंस्टीट्यूट की माफ करना चाहिए बच्चों ने, वो समझ में नहीं आ रहा मेरे को। कंफ्यूज करने के लिए आप फ्यूचर वैल्यू दो दो दे रहे हो, अरे पर डिस्काउंटिंग रेट का जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर चाहिए वो तो दो, वो आप खुद निकाल लो। ये क्या बात हुई, फिर आपने फ्यूचर वैल्यू क्यों दी है, वो भी हम खुद ही निकाल लेते ना। बोलने वाला कोई है ही नहीं ना ICAI को, यही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको निकालना पड़ेगा। बोलो 5 साल का, आपको 5 साल लाना है, और रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो डिस्काउंटिंग रेट आप लेते हो वो 10% है। तो 10% के हिसाब से 5th ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको निकालना है, ठीक है। डिस्काउंटिंग फैक्टर है तो क्या फॉर्मूला होगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर। बोलो 1 डिवाइडेड बाय 1.1, 10% है ना, तो 0.1, 1 प्लस 0.1, 1.1, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इक्वल टू, तो ये आ गया पहले साल का 0.909090, 2 3 4 5, 5th ईयर, ठीक है। तो ये आ गया 0.6209, यानी 621 कर दो। बोलो इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो 20,113.6, तो ये आ गया आपका 12,488.9, 12,488.9694 जो भी है, ठीक है पूरा सेम टाइप है, सेम टाइप सेम वर्डिंग्स, बस नंबर अलग है। तो ये आ सकता है, ये आ सकता है, बहुत इजी है। भले 2 स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ रहे हैं, हल्का सा 1 आध मिनट ज्यादा लगेगा, पर ये इजी है, पर ये इजी है, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, बढ़े क्या भाई आगे। कितने क्वेश्चन बचे हैं भाई, आज आप इतना सारा पढ़ पाओगे कि नहीं वो भी एक टेंशन हो रहा है। कितने क्वेश्चन बाकी हैं एक बार देख लेता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7, ज्यादा क्वेश्चन है, छोड़ो, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। टाइम वैल्यू के ऑलमोस्ट हो गए, टाइम वैल्यू के ऑलमोस्ट हो गए, एक आधी बचा होगा, बाकी अब सारे वो एनपीवी और IRR के हैं, ठीक है, जो थोड़े लेंदी हैं, लेंदी है एक्चुअली। मैं चाहता हूँ पूरे वर्किंग्स में करके आपको दिखाऊं, ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा। तो अपन कल देखते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हम ज्यादा टाइम दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो कल पहले मैं ये 6-7 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो मैं कंप्लीट कर लूंगा, और फिर हम आगे बढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7, ठीक है। वर्किंग कैपिटल हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, वर्किंग कैपिटल हम स्टार्ट कर देंगे। आई होप आपको आज जो भी मैंने बताया, कैलकुलेटर जो भी बताया, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं आया एक बार और देख लो, कोई रास्ता नहीं है आपके पास, अब हम लाइव नहीं पढ़ रहे, आपने बहुत अच्छी फैसिलिटी मिस कर दी, बहुत अच्छी फैसिलिटी मिस कर दी, मैं कुछ नहीं कर सकता। यस कुछ बच्चों का नुकसान हो रहा है, बट फायदा होता है तो सबका होता है, नुकसान होता है तो सबका होता है, ठीक है। फायदा सब सब लेते हैं तो नुकसान भी सबको ही लेना होता है, ठीक है। तो लाइव ज्यादा बच्चे नहीं आए, मैं लाइव इसीलिए पढ़ाना चाहता था क्योंकि 1-to-1 आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, मैं यहीं कहीं आपको फिर से दिखा सकता हूँ, पर आप वैल्यू ही नहीं कर रहे हो, लाइव आ ही नहीं रहे हो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपको फिर से जो जो वर्किंग आपकी नहीं आ रही है आप फिर से देखो, क्योंकि मैं हर चीज बता रहा हूँ, हो सकता है एक बार में आपकी ना आए, हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो जो बता रहा हूँ एक एक बार में आपका आते जाएगा, हो सकता है आप सेल्फ स्टडी के बच्चे हो तो ना आए, पर आप 2 बार मुझे सुन सकते हो कि मैं क्या कह रहा हूँ, और मैं दिखा भी रहा हूँ
कितने बार दबाना है, क्या करना है, इनटू इक्वल टू स्क्वायर होता है तो 3 4 5 से स्टार्ट करना है, सब मैंने अच्छे से आपको बताया हुआ है। तो हो सकता है एक बार में ना समझ में आए तो 2-4 मिनट का वो वीडियो फिर से देख लो, पर आपको जम जाएगा। मैं कह रहा हूं 2 बार 3 बार आपको हो सकता है कुछ बच्चों को देखना पड़े, तो शर्माना मत, शर्माना मत, शर्माए तो गए। ठीक है, तो हो सकता है 5 मिनट या जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो भी वर्किंग सिखा रहा हूं, वो आपको 2 बार 3 बार में बाद में जमे, पर वो जम जाएंगी। आप बस सुन लो मैं जो भी कह रहा हूं, तो वीडियो आपको 5 मिनट फिर से देखना पड़ सकता है, जो भी है। ठीक है, चलिए तो कल इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस करते हैं और फिर हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक द वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, और बहुत ही अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको जरूरत है और जो ये बंदे को जानते ही नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच।